सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे इस चैनल का 36th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे फोर्थ चैप्टर बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का ये वीडियो हमारे इस चैनल का 5th वीडियो है जिसमें कि हम ई बैंकिंग के मीनिंग एंड फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ई बैंकिंग। सो ई बैंकिंग का डेफिनेशन क्या कहता है कि ई बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अ फॉर्म ऑफ बैंकिंग इन विच बैंकिंग एक्टिविटीज आर कैरीड आउट बाय मशीन्स सच एज computers, mobile phones, etc., rather than through physical exchange of cash, checks, or other type of paper documents. Here, banking processes are carried out over computers, mobile phones having access to the internet. It is a part of virtual banking. E-banking offers features such as viewing account balances, obtaining statements, checking recent transactions, transferring money between accounts, and making payments. Everything on a phone or a computer without physically visiting the bank branch. अब e-banking का मतलब क्या होता है? ई बैंकिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का शॉर्ट फॉर्म। एंड इसमें क्या होता है कि जितना भी बैंकिंग एक्टिविटीज होता है वो बिना बैंक में फिजिकली विजिट किए ही अवेल किया जाता है। इसमें हम बैंक के सारे एक्टिविटीज विदाउट एक्चुअली विजिटिंग द बैंक ब्रांच हम खुद से ही अवेल कर लेते हैं। हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। बैंक के जितने भी काम है वो हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ऊपर ही कर सकते हैं। सो जो बैंकिंग का काम एक बैंक के ब्रांच को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग का मतलब क्या हुआ? ये कुछ नहीं है, ये वही चीज है जो कि हम नॉर्मल बैंकिंग में करते हैं, मतलब किसी नॉर्मल बैंक ब्रांच में जो हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस यही है कि एक नॉर्मल बैंक ब्रांच का जो काम हम करते हैं, जैसे वहां पे पैसा डिपॉजिट करना, अपना पासबुक अपडेट करवाना, अपना अकाउंट में पैसा जमा करना, तो ये सब जितना भी काम होता है ये सब हम बैंक में फिजिकली नहीं करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू करते हैं। सो चलिए ई बैंकिंग को डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। ई बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अ फॉर्म ऑफ बैंकिंग इन विच बैंकिंग एक्टिविटीज आर कैरीड आउट बाय मशीन सच एज कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, एटसेट्रा, rather than through physical exchange of cash, checks, or other types of paper documents. Here, banking processes are carried out over computers, mobile phones having access to the internet. It is a part of virtual banking. तो ये तो हमने समझ ही लिया है कि ई बैंकिंग का मतलब क्या हुआ। ई बैंकिंग का मतलब हुआ बैंकिंग जो कि इलेक्ट्रॉनिकली की जाती हो, मतलब कि बैंकिंग के जितने भी काम है वो हम बैंक ब्रांच को फिजिकली विजिट ना करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, इनके ऊपर करते हैं। ई बैंकिंग ऑफर्स फीचर्स such as viewing account balances, obtaining statements, checking recent transactions, transferring money between accounts and making payments, everything on a phone or a computer without physically visiting the bank branch. So यहाँ पे क्या होता है कि बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी काम हमें होता है वो हम एक कंप्यूटर या फिर एक फोन के ऊपर ही कर सकते हैं। हमें बैंक ब्रांच को विजिट करने की जरूरत नहीं है, वो सारे काम हम कंप्यूटर पे ही कर सकते हैं। सो ई बैंकिंग का मतलब क्या हुआ? ई बैंकिंग का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसमें कि हम अपने बैंकिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जो भी काम हम बैंकिंग को लेके करना चाहते हैं, उन सबको हम बैंक को फिजिकली विजिट करके नहीं करते हैं, हम उनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ऊपर करते हैं। एंड इसमें हमें फिजिकली बैंक में जाके वो सब काम करने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम बैंकिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम बैंक में बिना गए ही बैंकिंग का सारा काम घर पे ही या फिर जहां भी हम करना चाहे वहां पे कर सकते हैं। इट इज सिंपली डूइंग ऑल द बैंकिंग जॉब्स विदाउट फिजिकली विजिटिंग द बैंक ब्रांच। अब जो अगला टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग। सो द फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट point है round the clock availability. The most important feature of e-banking is that it is available 24 hours a day and 365 days. The user can avail all necessary banking activities whenever he desires to at his home. He is not required to visit any bank branch physically. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ई बैंकिंग जो है उसका राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी है, मतलब वो 24 घंटे और साल के 365 दिन अवेलेबल होता है। हमें जब भी चाहिए हम तब ई बैंकिंग को अवेल कर सकते हैं एंड हमें जहां से भी चाहिए हम वहां से अवेल कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। सो ये पॉइंट यही कहता है कि ई बैंकिंग जो है वो हम कभी भी कहीं से भी अवेल
अवेल कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो। हमें फिजिकली बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है एंड उतना टाइम एंड पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम इसको जहां से भी मन हो वहां से अवेल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एक्यूरेसी। एज बैंकिंग इन ई बैंकिंग इज कैरिड आउट बाय मशीन्स, देयरफॉर द एक्यूरेसी इज एक्सीलेंट। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन सेपरेटली एंड करेक्टली। दिस एक्यूरेसी इज नॉट दैट गुड एज इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग, बिकॉज इन दैट केस एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय एम्प्लॉइज एंड मेनी केसेस अराइज वेयर देयर आर मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ई बैंकिंग के थ्रू जो है एक्यूरेसी ज्यादा अच्छे से हो पाती है। एक्यूरेसी मतलब कि हम कितने अच्छे से बैंकिंग को कर पा रहे हैं, हम कितने अच्छे से बैंकिंग के सर्विसेज को अवेल करवा पा रहे हैं, हम कितने अच्छे से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये हो कि हम कितने एफिशिएंट हैं, हम कितने एक्यूरेट हैं। तो ये पॉइंट यही कहता है कि ई बैंकिंग में जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारा काम मशीन्स के द्वारा होता है। इसमें एम्प्लॉइज का काम बहुत कम होता है, बस हाँ थोड़ा बहुत मशीन्स का मेंटेनेंस करना पड़ता है, नहीं तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्डिंग मशीन्स खुद ही करते हैं। सो क्योंकि इसमें मशीन्स खुद ही रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ही एक्यूरेटली रिकॉर्ड होते हैं, जो कि नॉर्मल बैंकिंग में पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल बैंकिंग में बहुत बार गलतियां होती है एम्प्लॉइज से, लेकिन वो गलतियां जो है इसमें बहुत कम होती है एंड इसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छे से होता है। अब मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। मान के चलिए एक बैंक है जिसमें एक आदमी है जिसका काम है कि जितना भी पैसा का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको खाते में लिखना, उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना। अब मान के चलिए वो जो आदमी है वो अच्छा काम करता है, वो अपने काम में कोई काम चोरी नहीं करता है, वो ठीक ठाक काम कर लेता है। लेकिन एक दिन उसका सर दर्द करने लग गया, एक दिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था, एक दिन उसको काम करने में मजा नहीं आ रहा था। सो ऐसे किस्म में क्या होगा कि उसका जो ध्यान है काम पे वो ठीक से लग नहीं पाएगा। अब क्योंकि उसका काम पे ध्यान ठीक से लग नहीं पाएगा तो ऐसे में बहुत चांसेस है कि वो अपना काम करते वक्त गलती कर दे। हो सकता है कि वो कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही ना करे, हो सकता है कि वो कुछ ट्रांजैक्शंस को गलत जगह पे रिकॉर्ड कर दे, कुछ ट्रांजैक्शंस को अधूरा ही छोड़ दे, कुछ गलतियां कर बैठे। बट ये सब गलतियां ई बैंकिंग में नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी काम होता है वो मशीन्स खुद पे ही करते हैं एंड क्योंकि मशीन्स को सरदर्द या फिर टेंशन ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो इसकी वजह से जो काम होता है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो पाता है, हर एक ट्रांजैक्शन ठीक से रिकॉर्ड हो पाता है। क्यों? क्योंकि मशीन्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के हिसाब से बहुत ज्यादा लोड ले सकते हैं। सो क्योंकि मशीन्स ह्यूमन बींग्स के हिसाब से बहुत ज्यादा लोड ले सकते हैं तो इसलिए उनका एक्यूरेसी रेट जो है वो एक ह्यूमन बींग के हिसाब से बहुत ज्यादा है। सो ये पॉइंट यही कहता है कि अगर ई बैंकिंग को यूज किया जाए तो इसमें हमें एक्यूरेसी अच्छा खासा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ द बैंक्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि बिकॉज ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट बाय बैंक्स एज इन केस ऑफ ई बैंकिंग अ ह्यूज पोर्शन ऑफ द वर्क ऑफ द बैंक इज डन बाय द मशीन्स, दिस रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ द बैंक्स। अब ये हमने प्रीवियस पॉइंट में थोड़ा बहुत जान लिया था कि मशीन्स जो होते हैं उनका काम करने का क्षमता, उनका वर्कलोड लेने का क्षमता बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से वो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर एक आदमी एक दिन में 100 ट्रांजैक्शंस कर सकता है तो वहीं पे एक कंप्यूटर 1000-2000 ट्रांजैक्शंस आराम से कर सकता है। सो क्योंकि कंप्यूटर्स एंड मशीन्स वो ट्रांजैक्शंस अच्छे से कर सकते हैं एंड बहुत वर्कलोड सह सकते हैं, तो इसकी वजह से जो वर्कलोड बैंक और उसके एम्प्लॉइज के ऊपर होता है वो बहुत हद तक घट जाता है। इसमें होता क्या कि क्योंकि कंप्यूटर्स वो काम कर ले रहे हैं तो एम्प्लॉइज के ऊपर उतना ज्यादा भार नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो यूजर्स होते हैं वो ई बैंकिंग कर रहे हैं, वो बैंक में फिजिकली कम जा रहे हैं। तो क्योंकि वो बैंक में फिजिकली कम जा रहे हैं तो इसकी वजह से बैंक्स को जो कस्टमर फेस करना पड़ रहा है वो कस्टमर्स का नंबर बहुत कम है एंड जो रिमेनिंग कस्टमर्स है वो अपना सारा काम ऑनलाइन कर ले रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि बैंक्स को कम कस्टमर्स फेस करना पड़ रहा है तो इसकी वजह से उन्हें उतना ज्यादा वर्कलोड लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि ये काम मशीन्स के द्वारा हो रहा है एंड मशीन्स का वर्कलोड लेने का क्षमता बहुत ज्यादा, सो वो अच्छा खासा वर्कलोड ले पा रहे हैं एंड क्योंकि वो एक्यूरेट ज्यादा होते हैं तो वर्क भी अच्छे से हो पा रहा है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि ई बैंकिंग जो है बैंक्स का वर्कलोड को बहुत हद तक घटा देता है। बैंक का अच्छा खासा काम होता है जो कि मशीन्स के द्वारा किए जाने के कारण बैंक का वर्कलोड बहुत हद तक कम होता है। बैंक्स को जो है ई बैंकिंग की वजह से जो कस्टमर्स उनके बैंक ब्रांच में पहले फेस करने पड़ते थे वो ई बैंकिंग की वजह से कम हो जाते हैं, तो बैंक के एम्प्लॉइज के ऊपर में प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है एंड वो जो प्रेशर है वो मशीन्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं जो कि उनको एफिशिएंटली कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ द रीच ऑफ द बैंक। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ ई बैंकिंग द रीच ऑफ द बैंक इंक्रीजेस एज द रीच डज नॉट गेट लिमिटेड टू ओनली द बैंक ब्रांचेस बट टू ईच एंड एवरी कॉर्नर हैविंग इंटरनेट एक्सेस। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
ये पॉइंट क्या कहता है कि ई बैंकिंग की वजह से जो बैंक का मार्केट में फैलाव था वो अच्छा खासा बढ़ पाता है। वो बैंक जो है वो अपना मार्केट को ज्यादा इंक्रीज कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि बैंक का जो रीच है अब वो उनके फिजिकल ब्रांचेस के ऊपर नहीं रह गया है, अब वो हर एक कोने में फैल गया है जहां पे ई बैंकिंग हो सकता है, जहां पे अच्छा खासा इंटरनेट एक्सेस है। तो क्योंकि बैंक का मार्केट फैल गया है तो ये बैंक के लिए एडवांटेजेस तो जरूर होगा। अब मैं इसको और क्लियर कर देना हूं, आप इसको ऐसे समझिए कि जब ई बैंकिंग नहीं था, मतलब जब ई बैंकिंग नहीं हुआ करता था, जब हमें सारे काम के लिए एक बैंक में ही जाना पड़ता था, तो उस समय क्या होता था कि हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें बैंक जाना होगा, हम बैंक के बगैर वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा था कि बैंक का जो ब्रांच है वही एक सोर्स हो रहा था जिसकी वजह से हम बैंक से फायदा ले सकते हैं एंड बैंक हमें फायदा दे सकती है। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं था जहां से हम बैंक से कुछ ले सके एंड बैंक हमें कुछ दे सके। तो बैंक जो सर्विसेज दे पा रही थी वो इन्हीं बैंक ब्रांचेस के ऊपर तक सीमित रह गया था। अगर एक बैंक का 200 ब्रांच है तो वो बैंक अपने सिर्फ उस 200 ब्रांच तक ही अपना जो सर्विसेज है वो दे पा रही थी। बैंक के अगर 250 ब्रांच है तो वो 250 ब्रांच तक ही सीमित हो पा रहा था। बट ई बैंकिंग की वजह से जो बैंक्स हैं उनका मार्केट बहुत फैल गया है। अब आपको जो भी काम करना है वो आप अपने घर में बैठ के अपने फोन पे कर सकते हैं। आपको किसी को पैसा भेजना है वो आप फोन पे कर सकते हैं। सो जितना भी काम आप पहले बैंक में कर पा रहे थे वो अब घर घर में फैल गया है। तो इससे जो बैंक है उसका रीच बढ़ गया है। अब आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर XYZ बैंक है जिसका पहले सिर्फ 250 ब्रांच था, तो जो कस्टमर्स थे वो सिर्फ उस ब्रांचेस में जाके ही अपना सर्विस अवेल कर पा रहे थे। बट अब XYZ ने ई बैंकिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, अब XYZ ई बैंकिंग दे रहा है। तो इसकी वजह से XYZ के जो सर्विसेज थे वो अब सिर्फ उन ब्रांचेस तक ही सीमित नहीं रह गए, वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर में है जिसमें ई बैंकिंग चल सकता है। तो इसकी वजह से जो है XYZ बैंक का जो मार्केट में रीच था वो फैल पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है लो एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉस्ट्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि द कॉस्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग बैंक अकाउंट्स आर वेरी लेस एज इन केस ऑफ ई बैंकिंग। द यूजर हैज टू जस्ट गेट एक्सेस टू ई बैंकिंग एंड देन गेट यूज्ड टू इट। आफ्टर दिस ही और शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू मोर। ही और शी जस्ट हैज टू bear expenses of internet access. The banks are also required to invest while setting up e-banking service. Their costs after that is also less and the reduction of workload also benefits them. तो ये पॉइंट क्या कहता है कि ई बैंकिंग में एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को हमने स्टार्ट कर दिया है तो उसको कंटिन्यूअसली काम पे रखने के लिए, उसको कंटिन्यूअसली वर्क करवाने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिंग कॉस्ट। ये मेंटेनेंस कॉस्ट जैसा ही है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि ई बैंकिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटिंग का खर्चा होता है वो बहुत कम होता है। हाँ, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तब कॉस्ट ज्यादा लगता है बट उसके बाद खर्चा कम हो जाता है बोथ ऑफ द यूजर एंड ऑफ द बैंक। तो ये जो खर्चा कम हो गया है ये यूजर को भी एडवांटेज देता है एंड एट द सेम टाइम बैंक को भी एडवांटेज देता है। ये यूजर को किस तरीके से एडवांटेज देता है? ये यूजर को इस तरीके से एडवांटेज देता है कि यूजर को जो भी सर्विस पहले बैंक ब्रांच में जाके अवेल करना पड़ रहा था वो अब उसे अपने घर पे ही मिल जा रहा है। तो इसकी वजह से उसे टाइम एंड पैसा खर्चा करके किसी बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, वो सारे काम वो घर पे बैठ के ही कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस उसका जो पैसा एंड समय था दोनों का बचत हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम बैंक्स के ऊपर खर्चा कैसे कम हो जाता है कि बैंक जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा लोड जो वर्क का होता है वो मशीन्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो उनका वर्कलोड जैसे ही मशीन्स के ऊपर ट्रांसफर हो गया तो ऑटोमेटिकली उनका जो खर्चा है वो भी कम हो जाता है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक बैंक में 10 आदमी लगाए गए थे जिनका काम था डिपॉजिट का पैसा को एक्सेप्ट करना। अब क्योंकि ये काम ई बैंकिंग के ऊपर भी हो रहा है तो बैंक को जो है 2-3 आदमी से ही काम हो जा रहा है। तो बैंक का खर्चा जो कि उसे एम्प्लॉइज के ऊपर करना पड़ रहा था पहले वो अब कम हो गया है। सो ये पॉइंट यही कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिंग का खर्चा है, मतलब किसी चीज को चलाए रखने का खर्चा, वो दूसरे सोर्सेस के हिसाब से कम है जो कि कस्टमर एंड बैंक दोनों को एडवांटेज देता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग, मतलब कि ई बैंकिंग से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। सो जो पहला पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि बैंकिंग सर्विसेज कैन बी अवेल्ड राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम एनी प्लेस हैविंग एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर नॉट टाइम रेस्ट्रिक्टेड। द यूजर कैन चेक हिज और हर अकाउंट बैलेंस एट एनी टाइम एंड ट्रांसफर
transfer funds without having to wait for the bank to open. He or she can avail all banking activities at his fingertips from wherever he or she wishes. अब ये पॉइंट यही कहता है कि ई बैंकिंग जो है उसका अवेलेबिलिटी 24 आवर्स अ डे एंड 365 डेज अ ईयर, ये हमेशा ही अपने कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होता है। एक कस्टमर को जहां से भी ई बैंकिंग करना है वो वहां से कर सकता है, सिर्फ उसके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन एंड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने की जरूरत है। अगर उसके पास ये सब कुछ है तो वो जहां से भी चाहे ई बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकता है, उसके लिए टाइम कोई बैरियर नहीं बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन वर्कलोड। एज इन ई बैंकिंग अ ह्यूज पोर्शन ऑफ द बैंक्स वर्क इज डन बाय मशीन्स ऑटोमेटिकली, सो द वर्क बर्डन ऑफ द बैंक reduces to a great extent. At the same time, it also reduces the work of the user, as the user is also not required to do huge work to carry out transactions. He can simply do it from wherever he wishes to. He is not required to visit the bank branch, do the lengthy proceedings, stand in lines, etc. His workload also reduces. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ई बैंकिंग में जो वर्कलोड है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। ई बैंकिंग में जो बैंक्स के ऊपर वर्कलोड था अब वो मशीन्स के ऊपर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि हम जानते ही हैं कि मशीन्स का जो काम करने का क्षमता है वो एक एवरेज ह्यूमन से बहुत ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो वर्कलोड बैंक के ऊपर में था वो अब उनके ऊपर में उतना ज्यादा नहीं है, उनका जो काम करने का बर्डन उनके ऊपर था वो अब उनके ऊपर उतना ज्यादा नहीं है, तो काम का बर्डन जो कि कम हो गया है, ये बैंक्स के लिए एडवांटेजियस तो जरूर है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू ऑपरेट। वंस गेटिंग यूज्ड टू ई बैंकिंग इट इज वेरी इजी फॉर अ यूजर टू यूज द सर्विसेज ऑफर्ड। मेनी यूजर्स फाइंड ई बैंकिंग अ लॉट इजियर देन विजिटिंग द ब्रांच फॉर द सेम बैंकिंग सर्विस। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ई बैंकिंग जो है वो बहुत इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। एक बार बस यूजर ने समझ लिया कि हमें किस तरीके से ई बैंकिंग करना है तो उसके बाद ये उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एंड बहुत यूजर्स ये भी कहते हैं कि उनके लिए ई बैंकिंग नॉर्मल बैंकिंग से ज्यादा आसान है, क्योंकि इनमें उन्हें लाइंस में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनमें उन्हें फॉर्म्स फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक काउंटर से दूसरे काउंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये पॉइंट यही कहता है कि ई बैंकिंग के साथ अगर एक बार आदमी यूज टू हो जाए उसके बाद ई बैंकिंग को ऑपरेट करना बहुत ईजी है, उसको कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ द बैंक्स मार्केट। अब ये पॉइंट यही कहता है कि ई बैंकिंग एक्सपेंड्स द रीच ऑफ द बैंक। द बैंक्स रीच इज नॉट कन्फाइंड टू ओनली इट्स ब्रांचेस बट इट एक्सपेंड्स टू एवरी कॉर्नर हैविंग इंटरनेट एक्सेस। सो ये पॉइंट ये कहता है कि ई बैंकिंग की वजह से जो बैंक का मार्केट है वो बहुत दूर तक एक्सपेंड कर जाता है। बैंक्स का जो रीच है वो अब उनके फिजिकल ब्रांचेस के ऊपर ही सिर्फ सीमित नहीं रह गया है, वो अब हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर फैल गया है जिसमें इंटरनेट एक्सेस है एंड जो ई बैंकिंग के लिए एलिजिबल है। तो इसकी वजह से जो बैंक का रीच है वो फैल पाया। जैसा कि हमने देखा कि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था उसमें कोई भी काम हो तो बैंक के पास जाओ, तो इससे जो है कोई भी काम लेने के लिए भी सिर्फ बैंक का ब्रांच ही सोर्स हुआ करता था एंड बैंक भी अगर कोई सर्विस देना चाहे तो वो भी सिर्फ उसी से दे सकती थी। बट अब जो है बैंक वही सर्विस आपको घर बैठ के दे सकती है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से जो बैंक का मार्केट है वो बहुत दूर तक फैल पाया है। Next point है time efficient. The user can carry out transactions and avail necessary banking activities in a matter of a few minutes using e-banking. This saves a huge amount of time of the user as he or she does not require to visit the bank branch every time, spend time in transportation, stand in lines, carry out lengthy banking proceedings. At the same time, the bank branches also need not face a huge number of customers. This saves their time too. So ये point यही कहता है कि e-banking जो है वो time सेव करता है, यूजर का भी एंड बैंक का भी। यूजर का टाइम ऐसे सेव होता है कि यूजर को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाके लाइंस में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। जो बैंक का ट्रेडिशनल मेथड में काम होता है उतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, वो घर में बैठ के ही सब कुछ कर सकता है या फिर जहां से भी उसे अच्छा लगे वहां से वो कर सकता है। तो इससे उसका टाइम का बचत हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम हो क्या रहा है कि बैंक्स को भी एक सीमित मात्रा तक ही कस्टमर्स को झेलना पड़ रहा है, उनको भी बहुत ज्यादा कस्टमर्स को फेस नहीं करना पड़ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस बैंक का टाइम जो कि पहले सिर्फ उन कस्टमर्स को ट्रीट करने में लग जा रहा था वो अब दूसरे कामों में भी लग पा रहा है। अब मान के चलिए पहले बैंक जो है उनको 500 कस्टमर्स को रोज देखना पड़ता था, तो इसकी वजह से 500 कस्टमर्स के ऊपर बैंक को अपना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा था। बट अब क्योंकि ई बैंकिंग की वजह से उन्हें सिर्फ 100 या 200 कस्टमर्स देखने पड़ रहे हैं, तो वो 100 या 200 कस्टमर्स देखने के बाद जो टाइम बच जाता है उसमें दूसरे बेनिफिशियल बैंकिंग एक्टिविटीज को कैरी आउट
कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी ट्रैकिंग। अब ये पॉइंट ये कहता है कि व्हेन अ यूजर मेक्स अ ट्रांजैक्शन एट अ बैंक ब्रांच, ही और शी विल रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट। देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ लूजिंग इट। इन कॉन्ट्रास्ट, ऑल द ट्रांजैक्शंस यू परफॉर्म ऑन अ बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल will be recorded. You can show this as a proof of the transaction if needed. Details such as the payee's name, bank account number and the amount paid, the date and time of payment and remarks if any will be recorded as well. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ई बैंकिंग जो है उससे आपके बैंकिंग एक्टिविटीज को अच्छे से ट्रैक किया जा सकता है। आप बैंक से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनको अच्छे से ट्रैक किया जा सकता है बैंक के द्वारा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जितना भी यूजर डेटा होता है वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में बैंक के पास रहता है, वो हैपोजेटली नहीं रहता है। तो ये पॉइंट यही कहता है कि क्योंकि वो यूजर डेटा बहुत अच्छे से रखा जाता है, वो लापरवाही के साथ नहीं रखा जाता है, तो इसकी वजह से ये जो चीज है ये आपको फ्यूचर में एडवांटेज देती है। अब ये पॉइंट इस चीज को कैसे समझाता है इसको देखिए। ये पॉइंट ये कहता है कि व्हेन अ यूजर मेक्स अ ट्रांजैक्शन एट अ बैंक ब्रांच, ही और शी विल रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट। देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ लूजिंग इट। इन कॉन्ट्रास्ट, ऑल द ट्रांजैक्शंस यू परफॉर्म ऑन अ बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल विल बी रिकॉर्डेड। यू कैन शो दिस एज अ प्रूफ of the transaction if needed. Details such as the payee's name, bank account number and the amount paid, the date and time of payment and remarks if any will be recorded as well. तो ये पॉइंट ये कहता है कि जब हम किसी बैंक ब्रांच में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस समय बैंक हमें एक रिसिप्ट देता है जिसमें कि सब इंफॉर्मेशन होता है, बट वो रिसिप्ट क्योंकि पेपर में होता है तो उसके खोने के चांसेस ज्यादा है। एंड अगर वो एक बार खो गया तो उसको वापस ला पाना बहुत मुश्किल होता है एंड बहुत केसेस में नहीं हो पाता है। बट ये चीज ई बैंकिंग में नहीं है। ई बैंकिंग में जितना भी डेटा होता है वो हमारे पास स्टोर्ड होता है, वो हमारे पास भी अवेलेबल होता है एंड बैंक के सर्वर्स में भी अवेलेबल होता है। तो इसकी वजह से अगर हमें कभी भी फ्यूचर में उस डेटा का रेफरेंस चाहिए हो तो वो हम आराम से अवेल करवा सकते हैं, हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट यही कहता है कि जितना भी बैंकिंग एक्टिविटीज होता है उनका रिकॉर्ड रखना ये ई बैंकिंग में अच्छे से हो पाता है एंड ये चीज इस प्रोसेस को एडवांटेजियस बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। एज ऑल द नेसेसरी डिटेल्स रिलेटेड टू अ बैंक आर रिकॉर्डेड, दिस हेल्प्स इन इंप्रूविंग बैंकिंग एक्यूरेसी। द एक्यूरेसी इज बेटर देन द ट्रेडिशनल वे ऑफ बैंकिंग, एज इन सच केसेस देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस्टेक्स बाय द बैंक एम्प्लॉइज व्हिच आर वेरी लेस एज इन केस ऑफ ई बैंकिंग। सो ये पॉइंट यही कहता है कि ई बैंकिंग में जो एक्यूरेसी होता है, जो एक्यूरेट तरीके से काम करने का क्षमता होता है, वो ई बैंकिंग में ज्यादा होता है। ये तो हम जानते ही हैं कि ई बैंकिंग में सारा डेटा सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होता है एंड जो मशीन्स होते हैं जो कि ई बैंकिंग करते हैं उनका वर्कलोड लेने का क्षमता बहुत ज्यादा होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्यूरेसी जो है वो ई बैंकिंग में नॉर्मल बैंकिंग के हिसाब से ज्यादा है। एंड ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्यों होता है, क्योंकि अगर एक बैंक का एम्प्लॉई है जिसको कभी सरदर्द हो जाए या फिर उसका काम में मन ना लगे तो वैसे में वो गलतियां कर सकता है, लेकिन क्योंकि एक मशीन को, एक कंप्यूटर को कोई भी सरदर्द या फिर कोई भी मन ना लगने की शिकायत नहीं होती है, तो इसकी वजह से वो एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से काम कर ही सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग, या फिर ई बैंकिंग से हमें क्या क्या हानि होता है, क्या क्या हमें इससे नुकसान होता है। सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है टेक्निकल इश्यूज। ई बैंकिंग हैज टू फेस न्यूमरस टेक्निकल इश्यूज। अ बैड इंटरनेट कनेक्शन इज द फॉरमोस्ट। ई बैंकिंग रिक्वायर्स एन अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन टू यूज इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, बट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। स्लो इंटरनेट स्पीड्स pose a major disadvantage. Similarly, if the bank servers are down due to any technical issues on their part, access to e-banking is not possible. Malfunctioning of machines and virus infection poses a great threat. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ई बैंकिंग हर एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड के जैसे ये भी टेक्निकल इश्यूज से छूटा हुआ नहीं है, इसमें भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो कि डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो जो पहला टेक्निकल इशू है वो है इंटरनेट का अच्छे से अवेलेबिलिटी ना हो पाना। अगर कहीं भी इंटरनेट अच्छे से अवेलेबल नहीं है तो वहां पे ई बैंकिंग अच्छे से हो पाना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ना होना ये ई बैंकिंग को बहुत हद तक डिसएडवांटेजेस बना देता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर बैंक का सर्वर्स डाउन है, अगर बैंक के सर्वर
सर्वर्स में कुछ खराबी आ गई है, जो कि भले ही बैंक का ही गलती क्यों ना हो, बट उससे भी ई बैंकिंग डिसएडवांटेजियस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मशीन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर में ई बैंकिंग हो रहा है, अगर उसमें कुछ खराबी आ जाता है तो ये भी ई बैंकिंग के लिए डिसएडवांटेजियस है। एंड अबव ऑल, अगर कभी भी वायरस आउटब्रेक हो जाए, मतलब अगर कोई वायरस है जो कि सिस्टम्स को खराब किए जा रहा है, सो इन दैट केस कोई भी ई बैंकिंग नहीं करना चाहेगा। सो ये पॉइंट यही कहता है कि ई बैंकिंग में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स ई बैंकिंग को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ई बैंकिंग डिसएडवांटेजियस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोन टू साइबर क्राइम्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग इज साइबर क्राइम। नो मैटर हाउ मेनी प्रिकॉशंस बैंक टेक टू प्रोवाइड सिक्योर्ड सर्विसेज, ई बैंकिंग स्टिल रिमेन्स सस्पेक्टेबल टू साइबर क्राइम्स सच एज हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, यूसेज ऑफ द यूजर्स डेटा illegally etc. These considerations make e-banking disadvantageous to a great extent। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि ई बैंकिंग जो है वो साइबर क्राइम से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। ई बैंकिंग में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजियस होता है। अगर कोई हैकर है जो कि बैंक के साइट्स को हैक करता है जिससे कि वो बैंक के यूजर से पैसा चोरी कर सके, तो ये तो किसी भी हाल में एडवांटेजियस नहीं है। एंड अगर हैकर्स यूजर्स के डेटा को इलीगली यूज करते हैं, अगर एक नेगेटिव मैनर में यूज करते हैं, तो ये भी डिसएडवांटेजियस है। सो ये पॉइंट क्या कहते हैं कि ई बैंकिंग जो है वो हैकिंग एंड यूसेज ऑफ डेटा ऑफ द यूजर इन एन इलीगल मैनर, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रोन होता है, इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है बार बार। तो इन सब चीजों से बहुत बार अफेक्टेड हो जाने की वजह से ई बैंकिंग जो है वो डिसएडवांटेजियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हैकिंग हो रहा है एंड यूजर्स के डेटा को इलीगली यूज किया जा रहा है, तो कोई भी ई बैंकिंग यूज नहीं करना चाहेगा। सो ये पॉइंट यही कहता है कि बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम्स ई बैंकिंग डिसएडवांटेजियस हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट हैज स्टिल नॉट बीन एबल टू एक्सपैंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन स्पाइट ऑफ द न्यूमरस यूजर फ्रेंडली बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड, यूजर बेनिफिशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड, ई बैंकिंग हैज स्टिल नॉट बीन एबल टू एक्सपैंड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट एज स्टिल देयर आर पीपल इन इंडिया हु हैव बीन लिविंग लाइव्स फार अवे फ्रॉम इंटरनेट। ई बैंकिंग फॉर देम इज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड एंड implied. Moreover, there are places where internet services are not that good, so e-banking is difficult over there too. In addition to this, reports of cyber crimes, frauds have also distanced people from e-banking. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि e-banking में भले ही बहुत ज्यादा लाभ हो, बट अभी भी इंडिया में e-banking उतना हद तक नहीं फैल पाया है जितना हद तक उसे फैलना चाहिए। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट यूज ही नहीं करते हैं, एंड बहुत ऐसे यूजर्स हैं जो कि इंटरनेट यूज तो करते हैं लेकिन ई बैंकिंग यूज नहीं करते हैं। बहुत ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको ई बैंकिंग के ऊपर भरोसा ही नहीं है, उनके लिए ट्रेडिशनल मेथड ही बेस्ट है। तो बिकॉज ऑफ दिस ई बैंकिंग उतना हद तक नहीं फैल पाया है। एंड आप ये अपने पर्सनल लाइफ में भी देखते होंगे कि मोबाइल तो हर किसी के घर में है, मोबाइल तो मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस में आपको मिल जाएगा, आपको इंटरनेट लगभग में सभी यूज करते हुए मिल जाएंगे, बट ई बैंकिंग यूज करते हुए बहुत कम अमाउंट में लोग ही मिलेंगे। सो ये चीज यही कहता है कि ई बैंकिंग जो है वो अब तक उतना नहीं फैल पाया है। भले ही इसमें एडवांटेजेस अच्छे खासे हो, बट ये मार्केट में अभी तक उतना अपना फैलाव नहीं बना पाया है जितना इसे बनाना चाहिए। सो ये चीज इसको डिसएडवांटेजियस बना देता है। क्यों? क्योंकि ई बैंकिंग जो है उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हुए हैं जिसकी वजह से यूजर्स इस पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हैकिंग है, उसके ऊपर से यूजर का डेटा इलीगली यूज करना, तो इन सब चीजों की वजह से लोगों के मन में एक डर फैल जाता है कि ई बैंकिंग गलत चीज है, ई बैंकिंग हमें नहीं करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो कि इंटरनेट यूज ही नहीं करते हैं, बहुत लोग इंटरनेट यूज करके भी ई बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस ई बैंकिंग हैज नॉट बीन एबल टू एक्सपैंड, एंड ये इसको उतना एडवांटेजियस नहीं बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एरर्स ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर एंड द बैंक। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि एरर्स ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर आल्सो पोज एज अ डिसएडवांटेज। द यूजर माइट एंटर इनकरेक्ट ट्रांसफरेबल अमाउंट सच एज इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ₹50,000 he might enter ₹5 lakh, which might be disadvantageous. The user might even credit the amount to a wrong person. Both of these pose as a disadvantage. In case of e-banking, password getting leaked might be a huge threat to the user. There are cases of the banks processing incorrect amounts too, cases of crediting an incorrect person's bank account. These considerations make mobile banking disadvantageous. अब ये पॉइंट क्या कहते हैं कि ई बैंकिंग में एरर जो है वो भी इसको डिसएडवांटेजियस बना देते हैं। अब अगर यूजर अमाउंट को एंटर करने में गलती कर देता है, मान के चलिए वो 50,000
10,000 रुपया का जगह 5 लाख रुपया दे देता है, तो इसमें भले ही गलती उसका ही क्यों ना हो, बट क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, तो वो ये सोच सकता है कि मैं ई बैंकिंग को अगली बार से यूज नहीं करूंगा। एंड अगर ऐसा होगा तो ई बैंकिंग जो है वो सिर्फ एक सिंगल यूज के लिए ही रह जाएगा, वो बार बार यूज नहीं हो पाएगा। सो ये पॉइंट यही कहता है कि जो एरर्स होते हैं यूजर्स के बिहाफ में एंड बैंक्स के हिसाब में, ये दोनों ही डिसएडवांटेजेस बना देते हैं ई बैंकिंग को। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूजर ही गलती करे, अगर बैंक भी गलती करता है, मान के चलिए बैंक ने जो है गलत इंफॉर्मेशन ले लिया, बैंक ने जो है रॉन्ग इंफॉर्मेशन ले लिया, बैंक ने 5 लाख का जगह सिर्फ 3 लाख का ही एक्सेप्ट किया, बाकी का 2 लाख का डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं किया। सो ये जो गलतियां जो कि यूजर एंड बैंक दोनों कर रहे हैं, ये ई बैंकिंग को डिसएडवांटेजेस बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग पासवर्ड्स माइट गेट टफ। E-banking requires a password which plays a key role. If the password is revealed to others, they may utilize the information to devise some fraud. Also, the chosen password must comply with the rules stated by the banks. Individuals are advised to change the password frequently to avoid password thefts, which can be a hassle to remember by the account holder. These considerations make e-banking disadvantages. अब हम जानते हैं कि e-banking एक ऑनलाइन सर्विस है एंड ऑनलाइन सर्विसेज में पासवर्ड होते ही है एंड हमें ये पासवर्ड्स को बार बार चेंज करना पड़ता है। तो ये जो पासवर्ड्स को बार बार चेंज करते रहना, ये एक यूजर के लिए एक सरदर्द बन सकता है। बहुत बैंक्स होते हैं जिनका पासवर्ड आपको उनके हिसाब से रखना पड़ता है। बहुत बैंक होते हैं जो कि बोलेंगे कि आपको इतना अल्फाबेटिकल नंबर रखना पड़ेगा, इतना न्यूमेरिक नंबर रखना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल कैरेक्टर रखना पड़ेगा। तो उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान के पासवर्ड बनाना, फिर उस पासवर्ड को बार बार चेंज करते रहना, फिर उस पासवर्ड को याद रखना, ये सब चीजें जो कि पासवर्ड को सिर्फ मेंटेन करने से रिलेटेड है, ये एक यूजर के लिए सरदर्द बन जाते हैं एंड ये इस प्रोसेस को डिसएडवांटेजेस बना देते हैं। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।